शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान, दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मैं एक गुमनाम कमरे में कैद था। मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ लाया गया था। कमरा काफी आरामदेह था, जहाँ जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें मुयस्सर थीं। मैं ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं कर पाया था कि मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। फाइल में लगी हुई किसकी फोटो के साथ मेरी शक्ल का मुआजना किया जा रहा था और मुझे इस तरह क्यों रखा गया जैसे मैं पुलिस की हिरासत में हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और पुलिस ऑफिसर भट्ट साहब के साथ एक उधेड़ उम्र का शलवार कमीज वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। भट्ट साहब ने उससे मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये सुल्तान साहब हैं, हमारे कोलीग हैं। सुल्तान साहब ने मुझसे हाथ मिलाया और ये दोनों आदमी कुर्सियों पर बैठ गए। मैं भी कुर्सी पर बैठा हुआ था। हमारे दरमियान छोटी सी मेज थी। भट्ट साहब अपने साथ एक सब्ज रंग की फाइल लाए थे। उन्होंने फाइल मेज पर रख दी। मैंने उनसे कहा, भट्ट साहब, बेहतर होगा कि मुझे खुलकर बता दें कि आप लोग मुझे गुंडा बदमाश समझ रहे हैं या भारतीय जासूस। आपने मुझसे जो कुछ पूछना है वो एक ही बार पूछ लें। मेरे साथ झूठ मूठ का बरादराना सलूक करने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि ना मैं भारतीय जासूस हूँ और ना मेरा ताल्लुक दहशतगर्दों के किसी गिरोह से है। मैं अस्पताल में पड़े दहशतगर्द को कत्ल करने जरूर आया था, मगर ये महज अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा था। मेरा इस दहशतगर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। दोनों पुलिस ऑफिसर बड़े गौर से मेरी बातें सुनते रहे। जब मैंने बात खत्म की तो सुल्तान साहब ने भट्ट साहब की तरफ देखा। भट्ट साहब के सामने सब्ज फाइल रखी हुई थी। उन्होंने फाइल खोली और उसमें से बड़े साइज की कलर फोटो निकाल कर मेरे सामने रख दी और कहा, इस फोटो को गौर से देखो। मैंने फोटो पर नजर डाली तो उसे देखता ही रह गया। पहली नजर में ये फोटो मुझे अपनी लगी। हूबहू मेरी शक्ल थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे बाल सीधे थे और जिसकी फोटो थी उसके बाल घुंघराले थे। इसके अलावा उसकी नाक ऊपर से जरा ऊंची थी। जिस शख्स की फोटो थी वो अस्पताल के पलंग पर बेहोश पड़ा था। उसके सर के नीचे अस्पताल के बेड का सरहाना था और फोटो क्लोजअप में उतारी गई थी। मैंने कहा, कभी लगता है कि ये मेरी फोटो है, कभी लगता है कि किसी ऐसे आदमी की फोटो है जिसकी शक्ल हैरान कुन हद तक मुझसे मिलती है। कौन है ये शख्स? भट्ट साहब और सुल्तान साहब ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। सुल्तान साहब ने कहा, ये उसी दहशतगर्द की फोटो है जिसने वैगन में बम का धमाका करके तुम्हारी बीवी को हलाक किया है और जो अस्पताल के प्राइवेट कमरे में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है और जिसको तुम कत्ल करने आए थे। मुझे अपनी और अपनी बीवी के कातिल दहशतगर्द की शक्ल की मुमासलत पर सख्त हैरानी हो रही थी। मैंने जैसे अपने आप से कहा, यह कैसे हो सकता है कि एक आदमी की शक्ल दूसरे आदमी से इतनी मिलती हो? ऐसा सिर्फ जुड़वा भाई बहनों के साथ होता है और ये शख्स मेरा जुड़वा भाई भी नहीं है, फिर इसकी शक्ल मुझसे इतनी मिलती जुलती कैसे? भट्ट साहब ने आहिस्ता से कहा, यह खुदा की कुदरत है। मैंने भट्ट साहब की तरफ देखते हुए कहा, यह खुदा की कुदरत का करिश्मा ही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस आदमी की फोटो आप लोग मुझे क्यों दिखा रहे हैं? सुल्तान साहब बोले, इसका जवाब तुम्हें बाद में मिल जाएगा। इस वक्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस शख्स का नाम धर्मचंद है। इसका ताल्लुक भारतीय दहशतगर्दों के उस ग्रुप से है जिसको भारतीय हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मन तंजीम रॉ ने तखरीबकारी की ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों को अंधाधुंध कत्ल करने, मस्जिदों, बस के अड्डों और दूसरी पब्लिक जगहों पर बमों के धमाके करने, मुख्तलिफ मजहबी फिरकों के रहनुमाओं और अहलकारों को हलाक करके मुसलमानों में दीनी इंतशार फैलाने और बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए भेजा है। जिस वैगन की तबाही में तुम्हारी बीवी हलाक हुई है उसमें बम इसी शख्स ने या इसके साथियों ने रखा था। मौके वारदात पर हमने उस गिरोह के दहशतगर्दों को पकड़ने की कोशिश की थी, मगर 2 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए और ये दहशतगर्द धर्मचंद पुलिस की गोलियां लगने से जख्मी होकर गिर पड़ा। यहाँ सुल्तान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए भट्ट साहब ने सिलसिला कलाम जारी रखा और कहने लगे, अगर कल रात तुम इस दहशतगर्द को कत्ल करने का इरादा लेकर अस्पताल में न आते और अगर आकर उसे कत्ल करके फरार होने में कामयाब हो भी जाते तो यकीन करो हम भारतीय तखरीबकारों को न सिर्फ गिरफ्तार करने बल्कि उनकी खुफिया तंजीम का सुराग लगाने और उसे तबाह करने के एक यकीनी मंसूबे से महरूम हो जाते। मैंने भट्ट साहब से कहा, आपने मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। मैं सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहता हूँ कि मुझे ये तस्वीर किस लिए दिखाई गई है और पुलिस ने मुझे यहाँ बेजा हिरासत में क्यों रखा हुआ है। ठीक है, मैं अस्पताल में एक भारतीय दहशतगर्द को कत्ल करने का इरादा लेकर आया था और आपकी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे आलाए कत्ल भी बरामद हो गया, लेकिन मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। मुझे अदालत में पेश किया जाए और अपना वकील करने की इजाजत दी जाए। मैं अभी तक इस सनसनीखेज मंसूबे से बेखबर था जिससे सब लोग पूरे का पूरा तैयार कर चुके थे और जिस
जिस का मरकजी किरदार मुझे अदा करना था। ये मंसूबा इस कदर खतरनाक था कि उस पर अमल करते हुए कदम कदम पर मेरी जान को खतरा था, और इस लर्जा खेज मंसूबे को मेरी इस दास्तान की बुनियाद बनना था जो मैं पाकिस्तान की नई और पुरानी नस्ल को सुनाना चाहता हूँ। जब मैंने अपना चालान अदालत में पेश करने और अपना वकील करने की बात की तो सुल्तान साहब ने बड़े पुरसुकून अंदाज में मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ को अपने हाथ से थपथपाते हुए बड़े बरादराना लहजे में बोले, हैदर अली, तुम समझ लो कि तुम पर जो फर्द जुर्म आयद होनी थी तुम्हें उससे बरी कर दिया गया है। तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम अस्पताल में दाखिल होते वक्त पुलिस के पकड़े जाने से पहले थे। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, अगर ये बात है तो फिर मुझे आप लोगों ने पुलिस की हिरासत में क्यों रखा हुआ है? मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने घर चला जाऊं। भट्ट साहब ने मेज पर कोहनियां टिका दी और मेरी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए कहा, बेशक तुम जिस वक्त चाहो अपने घर जा सकते हो, लेकिन प्यारे भाई इस बात को जरूर याद रखना कि अगर तुम अपने घर वापस चले गए तो पाकिस्तान के सर पर दहशतगर्दी की तलवार लटकती रहेगी। तुम हमारी मदद करके आइंदा पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को इन दहशतगर्दों के हाथों बमों के धमाकों और क्लैशनकोफों की फायरिंग से हलाक होने से बचा सकते हो। मैंने हैरानी और ताज्जुब से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उन्हें कैसे बचा सकता हूँ? उन्हें बचाना तो पुलिस का काम है। सुल्तान साहब कहने लगे, पुलिस तो पूरी सरगर्मी के साथ अपने फराइज अदा कर रही है, लेकिन पुलिस दहशतगर्दी के जहरीले दरख्त की शाखें ही काट सकती है। इस दरख्त का तना पुलिस की पहुंच से बाहर है। तुम अगर चाहो तो तुम्हारी मदद से हम दहशतगर्दी का न सिर्फ तना काट सकते हैं बल्कि उसको जड़ से उखाड़ कर इस तखरीबकारी का हमेशा के लिए खात्मा कर सकते हैं। मैंने कहा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक आम सा शहरी हूँ। भट्ट साहब बोले, ये तुम्हें हम बता देंगे कि तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो। ये पुलिस की मदद का ही सवाल नहीं बल्कि वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम को बचाने का भी सवाल है। इन दहशतगर्दों के हाथों सिर्फ तुम्हारी बीवी ही नहीं हलाक हुई, कई दूसरे बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें हलाक हो चुके हैं और आए दिन इन दहशतगर्दों की तखरीबकारी का निशाना बन रहे हैं। क्या तुम दूसरे पाकिस्तानी बहन भाइयों के कत्ल का बदला लेने के लिए इसी तरह छुरी जेब में डालकर तखरीबकारों को कत्ल करने जा सकते हो, जिस तरह धर्मचंद को कत्ल करने के इरादे से छुरी नेफे में छुपाकर अस्पताल में दाखिल हुए थे? हमें सिर्फ तुम्हारा हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर तुमने हाँ कर दी तो हम अभी तुम्हें वो सारा मंसूबा बयान कर देंगे जो हमने तुम्हें देखने के बाद तैयार किया है। अगर तुमने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हम यहीं से तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर वापस तुम्हारे घर भेज देंगे, और यकीन करो कि उसके बाद पुलिस तुमसे किसी किस्म का कोई सरोकार, कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, और पुलिस के रोजनामचे में अगर तुम्हारा नाम लिखा भी है तो उसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा और तुम एक आजाद पाकिस्तानी की तरह अपनी मर्जी और आजादी से जिंदगी बसर कर सकोगे। मैं सोच में पड़ गया। पाकिस्तान की सलामती की खातिर मैं एक बार तो क्या 1000 बार अपनी जान कुर्बान कर सकता था, और मैं भी दूसरे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की तरह बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था कि मुल्क में तखरीबकारी और दहशतगर्दी के वाकयात से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान कमजोर हो रहा है बल्कि दूसरे ममालिक में उसकी साख भी गिरती जा रही है और कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं हो रहा, और इस वजह से पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असर पड़ रहा है। अब अगर मेरी वजह से मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है तो मैं इनकार कैसे कर सकता था? मैंने बड़े जज्बे के साथ कहा, मैं पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। मेरी तरफ से हाँ समझिए और मुझे बताइए कि आपका मंसूबा क्या है और मुझे क्या करना होगा। पुलिस ऑफिसर भट्ट साहब और सुल्तान साहब के चेहरे मुसर्रत से खिल उठे। भट्ट साहब ने भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब इस फोटो को एक बार फिर देखो। फोटो मेरे सामने मेज पर पड़ी थी। मैंने उसे देखते हुए कहा, मैं साफ देख रहा हूँ कि इस इंडियन दहशतगर्द की शक्ल मुझसे बेहद मिलती है। सिर्फ बालों और नाक की जरा सी ऊपर को उठी हुई हड्डी का ही फर्क है। इसका माथा, कान, आंखें, गर्दन मेरे माथे, कान और आंखों जैसा है। फिर मैंने फोटो से निगाहें उठाकर भट्ट साहब की तरफ देखा। आपका मंसूबा क्या है? भट्ट साहब कहने लगे, तुम्हें इस आदमी की जगह भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद बनकर बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाना होगा। इन दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर और तरबियती मरकज में जाना होगा और वहां रहकर ये राज मालूम करना होगा कि पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों के ठिकाने कहां कहां पर हैं, और तुम्हारे लिए ये काम बड़ा आसान होगा क्योंकि तुम कोई भेस बदल कर नहीं जाओगे। वो लोग तुमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे क्योंकि वो तुम्हें अपना ही आदमी समझेंगे। मैंने कहा, लेकिन मेरी नाक इस भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद की नाक से मुख्तलिफ है। वो लोग साफ पहचान लेंगे कि मैं धर्मचंद नहीं हूँ। सुल्तान साहब बोले, इसका हल भी हमने सोच रखा है। ये जदीद तरीन साइंसी टेक्नोलॉजी का जमाना है। तुम्हारी नाक की जो जरा सी हड्डी ऊपर को उभरी हुई है उसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी। ये बड़ा मामूली सा ऑपरेशन होगा और तुम्हारी नाक हूबहू धर्मचंद की नाक जैसी बना दी जाएगी। तुम्हारे बाल भी मशीन के जरिए मुस्तकिल घुंघराले बना दिए जाएंगे। खुशकिस्मती की बात यह है कि तुम्हारा रंग रूप और कद काठ भी बिल्कुल धर्मचंद जैसा है, और हमें ये मालूम करके भी बेहद खुशी हुई थी कि तुम हिंदी जबान भी लिख लेते हो।
इस तरह अपने आप को भारत का मुस्तकिल हिंदू शहरी साबित करने के लिए तुम्हारा हिंदी जबान बोलना, लिखना और पढ़ सकना बड़ा जरूरी था। मैंने कहा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि धर्मचंद भारत के किस शहर में रहता है और वहाँ उसकी पाकिस्तान दुश्मन तंजीम का हेडक्वार्टर कहाँ है। दूसरे, मुझे ये भी मालूम नहीं कि ये धर्मचंद नामी दहशतगर्द जिसका रूप बदल कर मैं इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करूंगा, उसके माता पिता कौन है, भाई बहन कितने हैं, शादीशुदा है तो उसकी पत्नी का नाम क्या है, उसकी शक्ल सूरत क्या है, ये किस जगह मुलाजमत करता था, इसके दोस्त अहबाब कौन कौन थे, ये सारी बातें मुझे कहां से मालूम होंगी। बट साहब ने उसके जवाब में कहा, दहशतगर्द धर्मचंद को हमारे कांस्टेबल की फायर की हुई 3 गोलियां लगी हैं। 2 गोलियां उसके पेट में से निकल गई थी। एक गोली फेफड़ों में बाएं जानिब लगी थी जो शाने की हड्डी से टकरा कर वहीं फंस गई थी। इस गोली को ऑपरेशन के बाद निकाल दिया गया, मगर पेट में लगी हुई गोलियों के जख्म बड़े मोहलक मालूम हो रहे हैं। ये शख्स उसी वक्त से अस्पताल में बेहोश पड़ा है। अगर उसे होश आ गया तो उससे पूछगिछ करके मालूम करेंगे कि वो भारत के किस शहर से आया था और वहाँ उसका घर और माँ बाप वगैरह कहाँ हैं। ये भी मुमकिन है कि वो हमारे आगे झूठ बोले और हमें अपने बारे में गलत बातें बताए। मैंने पूछा, आपको उसका नाम कैसे मालूम हुआ? सुल्तान साहब ने कहा, हमने अस्पताल में उसके कपड़ों की तलाशी ली थी। उसकी जेबों में से 50-60 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी निकली। सिगरेट का एक पैकेट निकला जिसमें से 3 सिगरेट गायब थे। एक माचिस थी। प्लाजा सिनेमा का एक आधा कटा हुआ टिकट था जिससे मालूम हुआ कि उसने रात का शो देखा था। हमें अभी तक यकीन था कि ये शख्स मुसलमान है और भारतीय तकरीबकारों के एजेंटों ने रुपए का लालच देकर इसके जरिए इंतहाई ताकतवर बम थैले में डालकर वैगन की पिछली सीट के नीचे रखवा दिया होगा। लेकिन इत्तेफाक से जब हम उसकी शलवार के नेफे को टटोल रहे थे तो हमें एक जगह से नेफा उभरा हुआ नजर आया। सुल्तान साहब ने कहा कि जरूर इस शख्स ने नेफे में 1000 रुपए का नोट मरोड़ कर रखा होगा। मैंने नेफे को काटा तो अंदर से 1000 रुपए के नोट की बजाय तह किया हुआ कागज का एक पुर्जा निकला। हमने उसे खोला तो उस पर हिंदी जबान में कुछ लिखा हुआ था। हमने अपने एक हिंदी के माहिर से वो रुक्का पढ़ाया तो मालूम हुआ कि ये दहशतगर्द हिंदू है और इसका नाम धर्मचंद है। उसके फौरन बाद हमने उसकी जामा तलाशी ली तो मालूम हुआ कि वो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू है। मैंने पूछा, उस रुक्के में क्या लिखा हुआ था? बट साहब ने फाइल में से कागज का एक मुड़ा तोड़ा पुर्जा निकाल कर मेरे सामने रख दिया। तुम खुद पढ़ लो, तुम तो हिंदी पढ़ सकते हो, बल्कि हमें भी पढ़कर सुनाओ। शायद वो मेरा इम्तिहान लेना चाहते थे। मैंने रुक्के को हाथ में उठाया। हिंदी जबान में लिखा था, धर्मचंद अपनी शिव सेना का मेंबर है। ये मेरा खत ला रहा है। खत लाए तो इसको पाकिस्तानी करेंसी में 1000 रुपए दे देना। याद रखो इसका नाम धर्मचंद है। विश्वास न आए तो इसकी कमर पर रीढ़ की हड्डी के पास अपनी शिव सेना का निशान देख लेना। जब मैंने हिंदी में लिखा हुआ रुक्का साफ साफ पढ़कर सुना दिया तो सुल्तान साहब और बट साहब दोनों मुस्कुराए। सुल्तान साहब ने कहा, हमारे आदमी ने भी बिल्कुल यही तर्जुमा करके बताया था। मैंने पूछा, क्या आप लोगों ने इस शख्स के कमर पर निशान देखा था? बट साहब बोले, ये कैसे हो सकता था कि हम खत में लिखा हुआ सुनकर वैसा न करते। हमने उसी वक्त उसकी कमर को देखा। वहाँ बिल्कुल दरमियान में रीढ़ की हड्डी के पास स्वास्तिका का निशान गदा हुआ था। ये जर्मनी की नाजी पार्टी का निशान था और अब भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात शिव सेना का भी यही निशान है। सुल्तान साहब कहने लगे, हम धर्मचंद के होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। उसके होश में आने के बाद ही हम ये मालूम करने की कोशिश कर सकते हैं कि जिस शख्स के नाम हिंदी में ये रुक्का लिखा गया है वो पाकिस्तान में कहाँ रहता है। मैंने कहा, अगर धर्मचंद को होश ना आया और वो बेहोशी में ही मर गया तो फिर ये कैसे मालूम होगा कि भारत में उसे वापस किस जगह जाना था और भारत में जहाँ इन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है वो जगह कहाँ पर है और इस शख्स धर्मचंद के माता पिता, बहन, भाई, पत्नी कहाँ रहती है। सुल्तान साहब ने गहरा सांस भरते हुए कहा, प्यारे भाई, ये तो फिर सब कुछ तुम्हें भारत में दाखिल होने के बाद खुद ही मालूम करना पड़ेगा। मैंने फौरन कहा, अगर धर्मचंद अस्पताल में मर गया तो अखबारों में ये खबर छप जाएगी कि जिस दहशतगर्द को पुलिस ने जख्मी हालत में पकड़ा था वो मर गया है। उसके साथियों को भी इस खबर से उसकी मौत का इल्म हो जाएगा और वो भारत में अपने हेडक्वार्टर को इत्तला कर देंगे कि धर्मचंद मर गया है। उसके बाद जब मैं धर्मचंद के रूप में उनके दरमियान जाऊंगा तो मेरा भांडा फूट जाएगा। बट साहब बोले, हम खुफिया पुलिस वाले इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलते। हमने इसके बारे में भी सोच रखा है कि हमें ऐसी सूरत हाल में क्या करना होगा। अगर फर्ज कर लिया कि धर्मचंद अस्पताल में मर जाता है तो हम सरकारी तौर पर उसकी मौत की खबर को बाहर नहीं निकलने देंगे और अखबार वालों और अस्पताल के मुतल्लिका डॉक्टरों से कह देंगे कि मुल्क की सलामती के पेश नजर धर्मचंद की मौत की खबर को सीगाए राज में रखा जाए। ये काम किस तरीके से करना है हम जानते हैं। हम धर्मचंद की लाश गुम कर देंगे और अखबारों में ये खबर छपवा देंगे कि जो दहशतगर्द धर्मचंद पुलिस मुकाबले में जख्मी हो गया था वो अस्पताल में पुलिस की हिरासत में था और वो अस्पताल से फरार हो गया है और पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में है। बल्कि हम धर्मचंद की फोटो के साथ अखबारों में इश्तिहार भी छपवा देंगे कि ये भारतीय दहशतगर्द पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। जो कोई उसको पकड़ कर लाएगा या उसकी निशानदही करेगा उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा।
یہ اشتہار اور خبر پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی دھرم چند کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ ایک نہ ایک دن دھرم چند ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ چنانچہ تم بارڈر کراس کر کے انڈیا میں شیو سینا کے ہیڈ کوارٹر پہنچو گے تو تم یہی بیان دو گے کہ تم زخمی نہیں ہوئے تھے، پولیس نے زخمی ہونے کی غلط خبر مشہور کر دی تھی، پولیس تمہیں پکڑ کر پوچھ گچھ کے لیے لے گئی تھی جہاں تم پر تشدد کیا گیا مگر تم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ منصوبہ بیان کرنے کی حد تک بالکل صحیح تھا مگر عملی طور پر یہ ایک گورکھ دھندا تھا اور بڑا الجھا ہوا معاملہ تھا، اور اگر میں بارڈر کراس کر کے بھارت پہنچ جاتا تو میرا راز فاش ہو جانے کا خطرہ موجود رہتا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ دھرم چند کس صوبے کا رہنے والا ہے، اس کا قد کاٹ اور رنگت بتا رہی تھی کہ وہ بھارتی پنجاب کا باشندہ ہوگا۔ میں نے دونوں پولیس افسران سے آخر میں پوچھا، اب جب کہ میں نے آپ کے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں صرف اور صرف ملک کی سلامتی کی خاطر اس خطرناک ترین آپریشن کے لیے تیار ہوں تو براہ مہربانی مجھے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ بٹ صاحب بولے، پیارے بھائی تمہیں گھر جانے کی اجازت ہے مگر تمہیں دو ایک باتوں کی بڑی سختی سے پابندی کرنی ہوگی اور یہ سوچ کر اس پابندی کو اختیار کرنا ہوگا کہ تمہارے ملک و قوم کی سلامتی اور عزت آبرو کا معاملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تم کسی کو اس خفیہ منصوبے کی بھنک تک پڑنے نہ دو گے، دوسرے یہ کہ جس جگہ تم اس وقت بیٹھے ہو اور جہاں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر لایا گیا ہے اس جگہ کے بارے میں بھی کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ اس کے علاوہ ہم تمہارے ناک کی پلاسٹک سرجری کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ پلاسٹک سرجری کے دوران اور پلاسٹک سرجری کے بعد تمہیں ایک خفیہ مقام پر رہنا ہوگا جہاں تم ہمارے علاوہ کسی سے مل نہیں سکو گے، تمہیں وہاں زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہوں گی۔ یہ ایک ایسی پابندی ہوگی جو خود ساختہ ہوگی اور جسے تم اپنے وطن پاکستان کی سلامتی اور پاکستان دشمن بھارتی دہشت گردوں کا ہمیشہ کے لیے قلع کما کرنے کی خاطر خود اپنے اوپر عائد کرو گے۔ ہم تمہیں مجبور نہیں کر رہے، یہ معاملہ ہم نے تمہاری اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم اپنے وطن اور اپنے وطن میں بسنے والے کروڑوں فرزندان توحید کی سلامتی کے پیش نظر اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو تو یہ ہماری اور ہمارے ملک کی خوش قسمتی ہوگی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ مجھے یقینی طور پر ایک کڑی آزمائش میں ڈالا جا رہا تھا لیکن میں پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، ایک زندگی کے ساتھ ہی محبت کرنے والی بیوی زیب النساء تھی۔ دہشت گردوں نے اسے بھی زندہ نہ چھوڑا۔ میں نے بٹ صاحب اور سلطان صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنے وطن پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے اپنے بہن بھائیوں کی سلامتی کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ سلطان صاحب اور بٹ صاحب نے اٹھ کر مجھے باری باری گلے لگایا۔ سلطان صاحب کہنے لگے، بھارت کا بارڈر کراس کروانے سے پہلے تمہیں تھوڑی بہت کمانڈو ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ اس ٹریننگ میں ہر قسم کا اسلحہ چلانے کی ٹریننگ ہوگی، کچھ ورزشوں اور 100 میٹرز کی دوڑ سے تمہارے جسم کو تکلیفوں اور مشقتوں کا عادی بنایا جائے گا، خفیہ کوڈ سمجھائے جائیں گے، سگنلز بھیجنے اور وصول کرنے کا مختصر سا کورس پڑھایا جائے گا تاکہ تم دشمن ملک سے ہمیں ضروری باتیں اشاروں کی زبان میں بھیج سکو۔ میں نے کہا، میں نے اپنا آپ، اپنی زندگی، اپنا مستقبل اپنے ملک کے حوالے کر دیا ہے۔ اب میرا ہر قدم پاکستان کی سلامتی، ترقی اور ملک سے بدامنی اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کی طرف اٹھے گا۔ بٹ صاحب اور سلطان صاحب بیک وقت بولے، ملک و ملت کو آپ جیسے محب وطن سرفروش جانبازوں کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں آدمی پولیس کے حساس ادارے کے خود بڑے جانباز قسم کے افسر تھے اور پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ اگرچہ میرا مشن بے حد خطرناک تھا لیکن یہ مشن ملک کی سلامتی کے لیے بے حد مفید اور ضروری تھا۔ میں ان سے مشورہ کرنے کے بعد 1-2 دن کے لیے وہاں سے آ گیا۔ میں نے اپنے شو روم پر ایک پڑھا لکھا نوجوان ملازم رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، یہ 3-4 مہینوں کا دورہ ہوگا، اگر مجھے اس سے زیادہ دیر لگ گئی تو پریشان نہ ہونا۔ اس نوجوان کا نام عبدالرشید تھا، میری طرح اس کا بھی کوئی آگے پیچھے نہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس دوران میرا مکان خالی ہوگا، وہ میرے مکان پر رہنا شروع کر دے۔ چچا پہلے ہی مجھ سے ناراض تھے اور میری ان کی بول چال کسی وجہ سے بند تھی، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے اٹیچی کیس میں کچھ کپڑے اور ضروری چیزیں رکھیں اور اس ویران سی کوٹھی میں آ گیا جہاں سلطان صاحب اور بٹ صاحب نے مجھے ایک کمرہ دے رکھا تھا۔ اسی رات وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر اس خفیہ مقام پر لے گئے جہاں مجھے اپنے مشن پر روانہ ہونے سے پہلے تک قیام کرنا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔